सिस्टाइटिस जिसको क्या बोलते हैं, मूत्राशय की प्रदाह, यानी कि शरीर में हमारे एक अंग होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, यूरिनरी ब्लैडर। तो उसी के प्रदाह को, जहाँ पेशाब इकट्ठा होता है, उसी स्थान को हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और उसमें अगर सूजन आ जाए तो उसी को हम सिस्टाइटिस कहते हैं, सिस्टाइटिस। सिस्टाइटिस यानी कि अंग्रेजी में इसको सिस्टाइटिस और हिंदी में मूत्राशय प्रदाह कहते हैं, मूत्राशय प्रदाह। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में कैसे इसको ठीक करेंगे। कोई रोगी हमारे पास आ गया तो पहले तो हमें जानना भी पड़ता है कि भाई मूत्राशय प्रदाह का रोगी आके क्या हमसे बताता है। कैसे हम जानेंगे कि इसको सिस्टाइटिस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसका सिम्टम्स, रोगी कोई भी आता है तो लक्षण लेके आता है हमारे पास, तो इसमें जानेंगे कि एक्चुअली में क्या होता है। तो फर्स्ट आता है सिम्प्टोमेटिक रेमेडी, दूसरा क्या होता है ऑर्गेनिक रेमेडी, थर्ड क्या होता है प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक, यानी कि फर्स्ट सिम्प्टोमेटिक, सेकंड ऑर्गेनिक और थर्ड प्रिंसिपल रेमेडी। ठीक, तो इसमें जो है सिम्टम्स क्या क्या होता है, मुख्य रूप से लक्षण, इसको हम लोग जानेंगे कि सिम्टम्स क्या क्या इसमें आता है। तो इसमें जो सिम्टम्स है कि बार बार यूरिन पास करने की इच्छा होना, पेशेंट को लगेगा कि हमें बार बार जाने की उसकी इच्छा हो रही है, यानी कि मूत्र त्याग करने की इच्छा बारंबार होना, इसके सिम्टम्स होते हैं। मरीज आएगा तो बताएगा कि एक बार में नहीं हो पा रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, यानी कि बारंबार जो है क्या हो कि मूत्र त्याग की इच्छा, सिम्टम्स होता है बारंबार मूत्र त्याग, इच्छा होती है उसको बार बार, ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। और होने के बाद भी उसकी इच्छा बनी रहना, होने के बाद भी उसकी इच्छा बनी रहे, और मूत्र त्याग करते समय यानी कि लास्ट में उसको क्या हो सकता है कि ब्लड भी आ सकता है और पस भी आ जा सकता है। ठीक, आफ्टर द यूरिन जो है कि ब्लड या ब्लड मिश्रित पस आना, ये सिम्टम्स है ब्लड एंड पस डिस्चार्ज इन द यूरिन। ठीक, और क्या होता है कि इसको जो है, जो पेल्विक रीजन है उसमें दर्द होना, पेन इन द पेल्विक रीजन, पेल्विक रीजन यानी कि पेल्विक रीजन में दर्द होना, उदर के निम्न भाग में पीड़ा होना, और फिर खत्म हो जाता है पीड़ा। तो इसमें थोड़ा सा अंतर हमें करना होता है, जैसे कि एक्चुअली में सिस्टाइटिस है कि स्टोन है, क्योंकि स्टोन का भी सिम्टम्स उसी रूप में आता है। तो स्टोन का जो होता है वो लगातार बना रहता है पेन,
स्टोन में पेन जो है लगातार कंटिन्यूअस क्या रहेगा, बना रहेगा। स्टोन में जो पेन होगा वो कंटिन्यूअस रहेगा और बहुत देरी में वो खत्म होगा पेन उसका। और दुर्गंध युक्त स्राव भी होता है। दुर्गंध युक्त जो है यूरिन और यूरिन, ये भी उसमें होता है दुर्गंध युक्त। ये सिम्टम्स निर्भर होता है किस पे, कि किस स्टेज में तुम्हारे पास रोगी आया है। ठीक है, किसी भी रोग का सिम्टम्स निर्भर होता है कि वो रोगी किस स्टेज में तुम्हारे पास आया है। मान लो एक्यूट में आया है, सब एक्यूट, क्रॉनिक, या किस स्टेज में है, एक्यूट, सब एक्यूट, सब एक्यूट, क्रॉनिक। थोड़े थोड़े इसमें क्या होते हैं, सिम्टम्स जो हैं वो वेरिएट करते हैं। यानी कि रोगी को ठीक ना किया जाए तो वो सब एक्यूट या क्रॉनिक में कन्वर्ट होते जाता है। और थोड़े थोड़े देर में क्या होता है कि पुराना हो गया तो थोड़ा सिम्टम चेंज हो जाता है उसमें, और ग्रेविटी डिजीज की बढ़ जाती है। जैसे सिम्टम्स कम होते हैं लेकिन मरीज जो है क्रॉनिक कंडीशन में मरीज की अवस्था थोड़ी उतना व्याधि नहीं रहता है लेकिन बना रहता है उसको, समझ गए। तो अब इसमें जो है लास्ट स्टेज में पस, ब्लड और ये दुर्गंध युक्त स्राव, ये सब भी होने लगता है अगर सिस्टाइटिस को ना ठीक किया जाए तो। शुरू में एक्यूट में क्या होता है कि पेशाब की बार बार इच्छा उसको होती है एक्यूट स्टेज में, और होने के बाद भी लगता है कि अभी खाली नहीं हुआ है, दैट इज द एक्यूट कंडीशन में है। लेकिन वही थोड़ा सा और जाएगा और एक्यूट अगर सिस्टाइटिस हुआ है तो मे बी फीवर भी हो सकता है, उसको संक्रमण के कारण हुआ है तो फीवर के भी सिम्टम्स आ सकते हैं। इसको एक्यूट में बुखार भी हो सकता है इन्फेक्शन के वजह से, यूटीआई इन्फेक्शन के वजह से कभी कभी बुखार भी हो जाता है। ऐसा देखने को मिलता है किसी किसी में, सब में नहीं है। और इसमें जो है अगर लंबे समय तक बना रहता है क्रॉनिक में तो ये जो है महिलाओं में डिंब ग्रंथियों, ओवरीज तक ये पहुंच जाता है, आ रहा है समझ में। और बहुत ही असहाय पीड़ा होने लगती है ये चीजें। अब इसमें अंग क्या क्या है, अब देखेंगे हमें ट्रीटमेंट करना है तो इसमें अंग का हमें अंग ढूंढना पड़ता है किसी भी रोगी में। सिम्टम तो हम समझ लिए, अब इसमें क्या अंग है जो जिसमें ये चीजें हो रही हैं। तो इसमें अंग क्या है, तो अंग है मुख्य रूप से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ब्लैडर यानी कि जो पेशाब की थैली है, यूरिनरी ब्लैडर। अब इसमें जो है क्या है, जैसे मान लो इसी तरह का सिम्टम स्टोन में भी आता है या अन्य कारणों में भी आता है। तो अलग अलग कारणों को जानने के लिए हम लोग अल्ट्रासाउंड जो है करा सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें जो अंग है वो क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, पेशाब की थैली है जहाँ पे क्या हुआ है, सूजन हो गया। अब आते हैं कि क्या क्या कारण है इसके होने के, यानी
कि हमें पेशेंट के सिम्टम को सबसाइड करना है, खत्म करना है। दूसरा, उसके अंग में जहाँ बीमारी हुई है उस बीमारी को ठीक करना है। तीसरा, जिस कारण से हुआ है उस कारण को दूर कर देना है, बीमारी ठीक हो जाएगी। तो अब इसके कारण क्या हैं, इसके होने के पीछे कारण जो है, दो तरह के कारण मैंने बताए हैं कि आप लोग हमेशा इस चीज पे ध्यान रखिए कि एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो इंटरनल जो कारण है वो मुख्य रूप से जो होता है, जो लोगों को जिसके कारण इसमें सूजन होता है, तो पहला होता है प्रोस्टेट का बढ़ जाना। पुरुष में प्रोस्टेट ग्लैंड का बढ़ जाना, enlargement of the prostate gland, enlargement। आ रहा है समझ में? यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या हो जाए, इनलार्ज हो जाए। कि प्रोस्टेट ग्लैंड उसका इनलार्ज हो जाए, या यूरिनरी ब्लैडर में पथरी, स्टोन। कारण क्या होता है? यूबी स्टोन, ये कारण होता है। या इसमें जो है यूरिनरी ब्लैडर में कोई गांठ बन जाए, सिस्ट, गांठ, ट्यूमर, कोई गांठ बन जाए, और क्या होता है, मूत्र मार्ग में कोई अवरोध पैदा हो जाए, स्टिक्चर, बन जाए, कोई मूत्र मार्ग में कोई ऐसी संरचना बन जाए या कुछ ऐसी चीजें हो जाएं, कॉन्ट्रैक्शन हो जाए उसमें, जिससे क्या हो जाए कि पेशाब जो है रुकने लगे, तो उससे भी सिस्टाइटिस हो जाता है। अरे समझ में? जैसे मान लो स्टिक्चर बन जाए मार्ग में, आगे यूरेथ्रा में बन गया, तो क्या होगा, यूरिन रिटेंट होगा, रुकेगा, तो क्या होगा, वहाँ सूजन पैदा होगा। तो किसी प्रकार का स्टिक्चर बन जाए। अब दूसरा कारण है कि एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल कारण में क्या क्या होता है? इन्फेक्शन, संक्रमण, संक्रमण हो जाए कोई, यानी किसी प्रकार के बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए। उसके बाद क्या कारण है मुख्य रूप से कि चोट लग जाना। मान लो कहीं चोट लग जाए, इंजरी, चोट। और मान लो इतने सारे कारण हैं, तो तुम पता कैसे लगाओगे कि कौन कारण है? ये भी एक प्रश्न है कि आखिर कैसे पता लगेगा। तो इसके दो तरीके हैं पता लगाने के। एक तो तुम अल्ट्रासाउंड करा सकते हो, मॉडर्न मेडिसिन की जो टेक्नोलॉजी है अल्ट्रासाउंड, और एक यूरिन टेस्ट होता है। तो यूरिन में रूटीन और माइक्रोस्कोप, जिससे पता चल जाएगा कि ये संक्रमण है कि नहीं है, यूरिन में इन्फेक्शन है कि नहीं है, ये यूरिन टेस्ट करने से पता चल जाएगा। दूसरा कि अल्ट्रासाउंड जब लिखेंगे
तो उसमें जो है अगर प्रोस्टेट इनलार्ज है तो आ जाएगा, अगर यूरिनरी ब्लैडर में कोई स्टोन है तो पता लग जाएगा, अगर कोई गांठ बना है तो पता लग जाएगा, या स्ट्रक्चर बना है तो पता लग जाएगा। आ गया समझ में इतना कि बीमारी को कैसे हम जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इसको किस कारण से हुआ। तो ये चीज़ें आ गई समझ में कि इसको इस तरीके से हम पता लगा लेंगे। अब आते हैं कि अब हमारे ट्रीटमेंट की बारी आती है कि कैसे हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे, कैसे इसका इलाज इलेक्ट्रोपैथी में हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मान लो कि इसका ट्रीटमेंट, जब हमने जो सिस्टम बताया तुम्हें ट्रीटमेंट का, तो एक एक्सटर्नल बताया सिम्प्टोमेटिक रेमेडी में, एक्सटर्नल जो इसमें आता है मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज में, कि एक्सटर्नल जो है इसको कैसे हम करेंगे एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल जो है मुख्य रूप से इसमें जो एप्लीकेट कराएंगे तो खास करके C5 और A2 का एप्लीकेशन, C5 प्लस A2 का, और G भी दे सकते हैं एप्लीकेशन इस पे उदर कला पे, पेल्विक एरिया पे C5A2G का एप्लीकेशन। आ रहा है समझ में। और इसमें जो है जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसी आधार पे हम इंटरनल रूप में इलेक्ट्रिसिटी भी चलाते हैं, समझ गए। तो इसमें पिलाने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी होगी, अगर मान लो उसके यूरिन में ब्लड आ रहा है तो B, और क्या हुआ, अगर मान लो पस आ रहा है तो G, दर्द हो रहा है तो W। समझ गए बात को। इसी तरह से दवाई लिखते हैं कि अगर मान लो ब्लड आ रहा है तो B, पस आ रहा है तो G, दर्द है तो W। समझ गए। तो इस हिसाब से हम इलेक्ट्रिसिटी को भी देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा ये D4 में ही रहती है, ये भी D4 में ही प्रयोग करते हैं ऑब्लिगेटरी। अब जो है इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट आएंगे ऑर्गेनिक रेमेडी। तो हमारी ब्लडर की जो ऑर्गन रेमेडी है वो क्या है, तो S2 और क्या है ऑर्गेनिक C2। ये दो मुख्य दवाई होती है, S2 C2 और K2, S2 प्लस C2 प्लस A2। समझ गए। अगर मान लो अब कारण के आधार पर चीजें हम देखते हैं। प्रोस्टेट बढ़ा है तो प्रोस्टेट का इलाज करेंगे। मान लो प्रोस्टेट बढ़ा है, ये मुख्य दवाई हो गई। प्रोस्टेट बढ़ा है तो प्रोस्टेट का, स्टोन है तो उसमें स्टोन का, पथरी है मान लो उसमें तो पथरी का, स्टोन का। अगर इस ट्यूमर गांठ बना है तो उसमें गांठ की दवाई देंगे। मान लो इन्फेक्शन है तो भरवन, भेनवन, भरवन और भेनवन। कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोई संक्रमण है, उसके वजह से हो रहा है तो भरवन और भेनवन। ये जो है निर्भर होता है कि आपको किस कंडीशन में रोगी आया है, D5 या D6 में देंगे। और ये संक्रमण में, ठीक है, यानी कि इन्फेक्शन, अगर
हो रहा है, संक्रमण है, तो संक्रमण की अवस्था में इसको भरवन और भेनवन, मान लो यूटीआई इन्फेक्शन है जिसके कारण से हुआ है, तो भरवन और भेनवन ऐड कर देंगे उसमें। बाकी ऑर्गेनिक दवाई H2C2A2 हो गई। और मान लो प्रोस्टेट बढ़ा है तो प्रोस्टेट की दवाई जो प्रोस्टेट में हमने पढ़ाया, या ट्यूमर है तो ट्यूमर की दवाई, गांठ की दवाई, उसी हिसाब से हम दवाइयाँ ऐड करते चले जाएंगे और ये रोगी जो है ठीक हो जाएगा। और इसमें जो हमारी पेटेंट्स दवाइयाँ, उसमें स्टोक्रिक चला सकते हो, कल्कोविल चला सकते हो, ठीक, इसको भी ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से ये रोगी जो है आपकी जो सिस्टाइटिस का रोगी है वो आसानी से आप ठीक कर सकते हैं और बड़े आसानी से ये ठीक होता है। ज़रूरत पड़ने पर S1 और A3 तब देते हैं जब हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देने की ज़रूरत है, यानी कि रस प्रकृति को, तुम्हारी रस जो प्रकृति है उसकी S1 और रक्त प्रकृति की A3, एक क्रोनिक केसेस में जब ज़रूरत हो तो ऐड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। समझ गए बात? बाकी ये दवाई जो है आपकी सिस्टाइटिस रोग को आप आसानी से द कॉम्प्लिकेशन, द ऑर्गन्स एंड द कोज, इसको दूर करके आप इन रोगों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सिस्टाइटिस में इलेक्ट्रो होम्योपैथी ट्रीटमेंट जो हम लोग सिस्टाइटिस में करते हैं। तो हम अपने चैनल पे हमेशा इस आसान भाषा में ये सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी आप इलेक्ट्रोपैथी में कैसे कर सकें, कैसे आसानी से दवाइयाँ जो हैं वो आप चयन कर सकें। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी जितनी भी और बीमारियों की जो वीडियोस डाले हैं उसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और कोई अगर क्वायरी हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हमें ये चीज़ समझ न आई, नहीं आ रही है, या इस चीज़ पे वीडियो हमें बताइए सर। तो उस पर आगे जो है उस डिजीज़ पे हम लोग वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य इतना ही है कि आप दवा लिखना सीख लें, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोपैथ ना छूटे जो दवा ना लिख पाए किसी रोगी को। तो हमसे तो जितने लोगों ने सीखा सब कर रहे हैं, दवा लिख रहे हैं, आसानी से लिख सकते हैं किसी भी बीमारी में, क्योंकि सिलेक्शन ऑफ रेमेडी को हमने बहुत ही आसान भाषा में आपके जहन तक बैठाने, समझाने का प्रयास जो है अपने चैनल के माध्यम से हम लोग कर रहे हैं। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारी जो क्लासेस चल रही है उसमें लाइव आप जुड़ भी सकते हैं। उसमें अपनी क्वायरी, यानी कोई चीज़ ना समझ में आ रही है, कोई बातें ना आपको पता चल पा रही हैं, तो उसमें आप क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हैं और उसमें लाइव डिबेट और चीज़ों को समझ सकते हैं। तो ये हमारा उद्देश्य है और ये हम इस तरीके से सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है आसानी से इस रोग में कर ले जाएंगे।